नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पंडित। तात्कालिक नकारात्मकता के इस दौर में मैं अपने विचारों से सकारात्मक हवा का झोंका लेकर आया हूँ। महामारी ने सकल विश्व को चिंता में डाला है। जान और जहान में से मजबूरन कई दिनों तक जान की खातिर विकास की रफ्तार को स्वतः ही रोकना पड़ा। पर सुधरती परिस्थितियों के चलते पुनः हम जान के साथ जहान की बात कर रहे हैं, और यह बात करते समय हम भारतीय गर्व की अनुभूति भी कर सकते हैं। अपने इन्हीं विचारों को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आज 3 तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। चीन की कुनीतियों के चलते चीन के संदर्भ में अमेरिका के विचार, ऑस्ट्रेलिया का चीन के प्रति रुख और जापान का पक्ष। इन तीनों बिंदुओं के साथ हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के चलते उजले प्रभावों का विश्लेषण भी करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जो चीन को कोरोना फैलाने का दोषी मानता है। उसकी अवधारणा का मूल कारण है चीन सरकार द्वारा बताई गई मृतकों की संख्या। ट्रंप ने कहा है कि उच्च विकसित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और स्पेन में मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी, तो चीन में महज 0.33% कैसे? राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है और उन्हें लगता है कि चीन में मृतकों के आंकड़े की सच्चाई कोसों दूर बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को आगाह किया है कि अगर यह पाया गया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और उसके बारे में उसे जानकारी थी, तो उसके नतीजे उसे भुगतने होंगे। चीन द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से निपटने को लेकर असंतोष जताते हुए ट्रंप ने यहां तक आरोप लगाया कि बीजिंग द्वारा अमेरिका को सही जानकारी कभी नहीं दी गई, शुरुआत से ही सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अगर जानबूझकर फैलाने का चीन दोषी पाया गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालत यहाँ तक बिगड़ गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने प्रावधानों का पालन नहीं किया तो उसके साथ सारे ट्रेड डील खत्म कर दिए जाएंगे। उनके द्वारा अभी भी संदेह जताया जा रहा है कि यह वायरस चीन के किसी लैब से तो नहीं निकला है। राष्ट्रपति पहले भी इसे चीनी वायरस कह चुके हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के पीछे चीन के वेट मार्केट मतलब मांस के बाजार कहा थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से चीन वेट मार्केट के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। मॉरिसन ने कहा कि चीन के मांस बाजार बिक्री दुनिया और लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन के उभरी है। कोविड की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जन्म वुहान के मांस बाजार से हुआ है। स्कॉट मॉरिसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वेट मार्केट पर ध्यान देने की अपील भी की थी। उन्हें लगता है कि यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने तो विश्व में अपनी बात को रखा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर उंगली भी उठाई। दोस्तों, अब हम तीसरी और मुख्य बात करेंगे जापान के रुख की। अगर बात करें जापान की, तो यह कयास लगाया जा रहा है कि जापान के मन में चीन को लेकर पूर्ण अविश्वास घर कर गया है। नतीजन जापान का चीन से अपने निवेश को दूसरे देशों की ओर ले जाने का ऐलान है। जापान अपनी कंपनियों के ऑपरेशन चीन से शिफ्ट करने की तैयारी में है। कोरोना वायरस की वजह से जापान इस बात पर विचार कर रहा है कि उसकी कंपनी अपने ऑपरेशन चीन से बाहर लेकर जाए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो जापान सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज में इसके लिए 2.2 अरब डॉलर, तकरीबन 16,786 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। जापान अपनी कंपनियों के चीन के बाजार से ऑपरेशन बाहर करने के लिए मोटी रकम खर्च कर रहा है। दरअसल जापान चाहता है कि कंपनियां उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जापान से बाहर ले जाएं। जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने के लिए इन कंपनियों पर कुल 2 अरब डॉलर खर्च किया है। वहीं अगर कोई कंपनी चीन से बाहर निकलना चाहती है तो जापान ना जाकर अन्य किसी देश में भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो जापान सरकार उसके लिए 23.5 अरब येन खर्च करेगी। सामान्य परिस्थितियों में जापान के लिए चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फरवरी में चीन से होने वाले आयात में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री शिंची सैकी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जापानी कंपनियां चीन से शिफ्ट होगी। जापानी कंपनियां चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने का प्रयास करेगी। पहले भी जापानी फर्म्स चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करना चाहती थी। ऐसे में सरकार की ओर से मिल रही ये मदद एक बेहतरीन मौका होगी।
दोस्तों, अगर चीन से यह कंपनियां शिफ्ट होगी तो दक्षिण एशियाई देशों में शिफ्ट हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चीनी घरेलू मार्केट के लिए उत्पादन करने वाली कार मेकर्स व अन्य कंपनियां चीन में ही बनी रहेगी। पिछले महीने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर जापानी सरकार के एक पैनल ने यह विचार किया था कि उच्च वैल्यू वाले प्रोडक्शन को जापान में वापस शिफ्ट किया जाए। अन्य वस्तुओं के लिए प्रोडक्शन को अन्य दक्षिण एशियाई देशों में शिफ्ट किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक चीन में काम करने वाले 2,600 जापानी कंपनियों में 37% ने यह कहा है कि वे चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। इस कदम से प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के बीच बढ़ने वाले प्रगाढ़ संबंधों पर भी असर पड़ेगा। इस महीने चीनी राष्ट्रपति का शी जिनपिंग का जापानी दौरा भी था, लेकिन जो अब कैंसिल हो सका है। दोस्तों, अगर अब हम बात भारत की करें तो भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के संकेत केंद्र सरकार ने दिए हैं। ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग जगत के अलग अलग प्रतिनिधियों से मीटिंग के जरिए यह बात बताई है। केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के बाद समय को एक सुनहरे मौके के तौर पर लेने की बात कही है, ना कि निराशा के तौर पे। उन्होंने वेब मीटिंग में कहा है कि जापान जैसे देश चीन से अपना निवेश हटाने का फैसला कर रहे हैं। साथ ही कई देश चीन से अपनी आत्मनिर्भरता कम करने की तैयारी करते दिख रहे हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा जापान से अपने संबंधों का। जापान के पीएम और भारत के पीएम की व्यक्तिगत दोस्ती से सभी लोग परिचित हैं। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में जो भी गतिविधियां चल रही है उसे देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति में तत्काल बदलाव करने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने बैकडोर से जापान के साथ इस पर वार्ता भी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा कि AIPMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बालानी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ा मौका है। भारत में जापान और अमेरिका जैसे देश के निवेशकों को आकर्षित करने का प्लान बनाना चाहिए, लेकिन ये काम केवल केंद्र सरकार के पूर्ते सफल नहीं हो सकता है। राज्य सरकारों को भी इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। यानी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जमीन, हाईवे और पास में जमीनों के विकल्प दिलाने की तैयारी करानी होगी। दोस्तों, दीपक बालानी ने कहा है कि चीन फिलहाल एक्सपोर्ट इनोवेटिव 9 से 13% दे रहा है, लेकिन भारत में भी केवल 2% है। इसे तकरीबन 9% बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सरकार प्रोत्साहन राशि देगी तो इंडस्ट्री में कई लोग इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे भारत को कड़ी टक्कर वियतनाम और मेक्सिको से भी मिल रही है। हमें जल्द से जल्द ऐसी नीतियों पे काम करना होगा जिससे कि विकास हो इंडिया में, आर्थिक प्रगति और भारत आर्थिक सुपर पावर बन जाए। और इसके लिए बहुत उजले अवसर हैं कोविड-19 के दौरान। हमें निराशा के बादलों को हटाते हुए अब एक सकारात्मक पहल करनी होगी। सभी राज्यों और केंद्र सरकारों को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, दुनिया के हर धुरंधर विकसित देश भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे होंगे। हमें लाल फीताशाही और ऐसे नियम जो कि सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, जो बहुत ही ढीले हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ख़त्म करना होगा। और ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कंपनियों को तेज़ी से अपनी ओर निवेश के लिए आकर्षित करें और यहाँ पे निवेश को लेकर आएँ। वो ज़मीनी धरातल पर दिखे। हम अपने लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाएं, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।